हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सीडीपी स्पेशल के क्लास में चैप्टर नंबर 3 को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है तो भैया विकास की अवस्थाएं। जो मैं आपको सिलेबस लिखाया हूं उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं और चैप्टर नंबर 3 आपकी ये विकास की अवस्थाएं बिल्कुल बेसिक से हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। इसके पहले 2 क्लास हो चुकी है सीडीपी स्पेशल में। फर्स्ट क्लास में हम लोग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को पढ़े थे, उसके बाद हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट को पढ़े थे। दोनों क्लास यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो द परफेक्ट स्टडी के प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में चले जाइएगा, जाके सीडीपी स्पेशल में वो दोनों क्लास खूब अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा, या फिर इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक दे दूंगा। चलिए, आज की क्लास हम लोग की जो है उसका नाम है विकास की अवस्थाएं। देखिए, विकास की अवस्थाएं बिल्कुल बेसिक से मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद लास्ट में हम लोग कुछ एमसीक्यू भी कर लेंगे, ताकि टॉपिक के बीच में अगर कुछ गैप रह गया हो तो वो भी कवर हो जाए। देखिए, जब बात आती है विकास की अवस्थाओं का तो 3 यहाँ पे अवस्थाएं मुख्य रूप से उभर के सामने आती हैं, यानी 3 अवस्थाओं का हमें अध्ययन करना रहता है बालक के। तो सबसे फर्स्ट कौन सी है तो कहेंगे सर शैशवावस्था, उसके बाद सेकंड आपकी है बाल्यावस्था और थर्ड आपकी है किशोरावस्था। कौन सी है सर तो कहेंगे सर थर्ड है किशोरावस्था। 3 अवस्थाओं को ध्यान में रख के आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। बिल्कुल बेसिक से आपको समझाऊंगा एक एक स्टेज को लेके। चलिए, आइए सबसे पहले कुछ आपके सामने डाटा लेके आया हूं, इन डाटा को अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। कि भैया कि जो इन अवस्थाओं का जो पीरियड होता है, एक तरीके से इन अवस्थाओं का जो अवधि काल होता है वो कितने ईयर का होता है। देखिए, सबसे फर्स्ट आपको पता है गर्भावस्था, यानी एक बालक जब गर्भ धारण करता है और गर्भ धारण से लेके जन्म तक की अवस्था को क्या कहते हैं, जन्म तक की जो समय होता है उसे क्या कहते हैं तो उसे कहते हैं गर्भावस्था। गर्भ धारण से लेके जन्म तक, यानी ये लगभग 9 महीने के आसपास का ये समय होता है। तो फर्स्ट आपका स्टेज कौन है तो कहोगे सर गर्भावस्था। और गर्भावस्था कब से कब होता है तो गर्भ धारण से लेके जन्म तक, ठीक है। उसके बाद अगली स्टेज है शैशवावस्था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है शैशवावस्था। देखिए, ये जन्म से लेके 2 वर्ष, कहीं कहीं आप देखेंगे जन्म से लेके 5 वर्ष तक भी रहता है। ये जन्म से लेके 5 वर्ष तक, कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। बात तो वही है, कहीं कहीं 2 वर्ष हर लाख मनोवैज्ञानिक हुए वो कहे जन्म से लेके 2 वर्ष, लेकिन कोई और भी मनोवैज्ञानिक हुए बोले जन्म से लेके 5 वर्ष। लेकिन भारत में जो देखा जाता है वो जन्म से लेके 2 वर्ष और कहीं कहीं जन्म से लेके 5 वर्ष भी माना जाता है, लेकिन जो आयोग मानता है वो जन्म से लेके 2 वर्ष ही मानता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था को आप कह सकते हैं 2 वर्ष से लेके 12 वर्ष तक, या फिर 5 वर्ष से लेके 12 वर्ष तक इसकी अवधि होती है बाल्यावस्था की। अच्छा, बाल्यावस्था में 2 पार्ट बांटा जाता है सीटेट के सिलेबस में, एक पूर्व बाल्यावस्था, एक उत्तर बाल्यावस्था, यानी अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड की समय अवधि कितनी होती है तो कहेंगे सर 2 से 6 वर्ष, और उत्तर बाल्यावस्था की तो 6 से 12 अवस्था, 6 से 12 वर्ष। बिल्कुल बेसिक से जो डाटा बता रहा हूं इसको अपने दिमाग में बिल्कुल अच्छे से बैठा लीजिएगा। अगर आपके ऑप्शन में पूछता है, वैसे सीटेट में तो नहीं पर यूपी टेट वगैरह में पूछ लेता है कि शैशवा अवस्था की अवधि कितनी होती है, अगर ऑप्शन में है जन्म से लेके 2 वर्ष तो 2 वर्ष ही क्लिक करेंगे। अगर 2 वर्ष नहीं है तब आप 5 वर्ष के लिए आगे जाएंगे, ठीक है। इतना समझ में आया, आगे चलिए। अब उसके बाद आता है किशोरावस्था। किशोरावस्था होता है 12 से 18 वर्ष, ठीक है। और इसी भैया संघर्ष और तूफान का काल यही होता है। अभी बिल्कुल मैं इसे समझाने वाला हूं बेसिक से। उसके बाद अगली स्टेज आपका युवावस्था है, ये 18 से लेके 25 वर्ष तक, लेकिन वर्तमान में जो इसको 30 वर्ष माना जाता है कि जो आपका युवा अवस्था है वो आपके 18 वर्ष से लेके 30 वर्ष तक होती है। और जो प्रौढ़ावस्था है वो भैया 30 से लेके 60 वर्ष तक, और वृद्धावस्था है 60 से लेके मृत्यु तक। वर्तमान में ये स्टेज चल रही है, भारत में ये प्रचलित भी है, और इसी को ध्यान में रख के हम लोग अध्ययन भी करते हैं। और इसका एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कहीं इसको सेव कर लीजिएगा। चलिए, बाकी जो मैं सीटेट का आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, जो आपका सीटेट का नोट्स प्रोवाइड करूंगा उसमें सारी चीजें होंगी, तो आपको पता चला। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, उसके बाद थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते भैया महान मनोवैज्ञानिक हार्लाक, इनके अनुसार विकास की अवस्थाएं कितनी होती हैं। देखिए, आप पढ़ रहे सीडीपी स्पेशल, तो बिल्कुल डेप्थ में हम लोग चल के चीजों को अध्ययन करेंगे। हार्लाक मनोवैज्ञानिक बताए जो गर्भावस्था होता है वो जन्म से लेके पूर्व, ये कोई आप एक कोई महीने का निर्धारण नहीं किए, ये बोले भैया गर्भावस्था हम उसे कहेंगे जब तक व्यक्ति का जन्म ना हो, उससे पूर्व की अवस्था को हम गर्भावस्था कहेंगे, ये बताया आपके हरलाख साहब। उसके बाद सेकेंड स्टेज है प्रारंभिक शैशवावस्था। उसके बाद इन्होंने बताया उत्तर शैशवावस्था। देखो, दोनों अवस्थाएं जो मिला के आप कहेंगे तो दोनों शैशवावस्था ही हैं, लेकिन दोनों को इन्होंने बांट दिया। बोले कि जो प्रारंभिक शैशवावस्था होती है वो जन्म से लेकर 14 वर्ष तक,
और जो उत्तर शैशवावस्था होती है वो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होता है। और डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन आ जाता है कि हार्लाक के अनुसार प्रारंभिक शैशवावस्था की अवधि कितनी होती, समय कितना होता है, तो जन्म से लेके 14 वर्ष। और उत्तर शैशवा को इन्होंने बताया कि 14 से लेके 14 दिन से लेके आपके 2 वर्ष तक। ठीक है, चलिए यहाँ दिवस को आप दिन भी समझ सकते हैं, यहाँ दिन भी समझ सकते हैं। उसके बाद इन्होंने बताया बाल्यावस्था, तो बाल्यावस्था को 2 से लेके 11 वर्ष। लेकिन अभी आप कहेंगे सर आपने बताया 12 वर्ष, तो 12 वर्ष भी सही है, लेकिन इन्होंने जो अपने थ्योरी अपने सिद्धांत में बताया तो वो बताया कि भैया 2 से लेके 11 वर्ष तक बाल्यावस्था होती है और 11 वर्ष से लेके 13 वर्ष तक प्रारंभिक किशोरावस्था। और जो किशोरावस्था होती, जो एडोलसेंस होता है, मेन जो होता है वो 13 से लेके 17 वर्ष तक होता है। और उत्तर किशोरावस्था इन्होंने बताया कि 17 से लेके 21 वर्ष तक होता है। तो अगर इन्हें पूछा जाए कि हार्लाक के अनुसार किशोरावस्था की अवधि कितना होती है, तो आप सिर्फ और सिर्फ उत्तर देंगे 11 से लेके 21 वर्ष तक। अगर पूछा जाए कि हार्लाक के अनुसार उत्तर किशोरावस्था की अवधि कितना होता है, तब आप कहेंगे कि 17 से लेके 21 वर्ष तक। अगर इतना समझ गए तो एक बार यस करिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए एक बार यस करिए, फिर चीजें मैं आपके सामने शुरू करने जा रहा हूं बिल्कुल बेसिक से। हम लोग 3 पॉइंटों को आधार बना के आपके जो कि आपके शैशवावस्था, आपके बाल्यावस्था, आपके किशोरावस्था को हम लोग समझेंगे 3 पॉइंटों को आधार बना के। सबसे पहले आपके शैशवावस्था में विकास कैसे होता है इसको हम लोग समझेंगे। फिर शैशवावस्था में आपकी विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, जिज्ञासाएं कितनी प्रचंड होती हैं उसको समझेंगे। उसके बाद शैशवावस्था के जो शिक्षा का स्वरूप है, एक बालक को आप कैसे शिक्षा देंगे, शैशवावस्था में शिक्षा देने का मानदंड क्या होना चाहिए, इन सब पॉइंटों को समझेंगे। इसी प्रकार बाल्यावस्था में तीनों पॉइंटों को, इसी प्रकार किशोरावस्था में तीनों पॉइंटों को डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग। बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल अपना दिमाग और ध्यान लगा के एक एक पॉइंट को समझ लीजिए, दोबारा आपको ये अवस्थाएं पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए आइए सबसे पहले बात हम लोग करें शैशवावस्था की। तो आप सबको पता चला भैया शैशवावस्था कौन सी उम्र होती है, तो आप सबको पता चल गया कि शैशवावस्था जन्म होने के उपरांत मानव विकास की प्रथम अवस्था होती है। अगर आपके एग्जाम में सिर्फ इतना पूछे कि मानव विकास की प्रथम अवस्था कौन सी होती है, तब आप कहेंगे गर्भावस्था। लेकिन जन्म होने के उपरांत मानव की प्रथम अवस्था कौन सी होती है, तो कहेंगे भैया वो होती शैशवावस्था, वो होती आपकी इन्फेंसी। कहेंगे सर जी बस समझ में आ गया कि मानव की प्रथम जो विकास की जन्म लेने के बाद मानव की प्रथम विकास अवस्था होती है वो आपकी इन्फेंसी होती है, वो आपकी शैशवावस्था होती है। और जिसका समय अवधि जो एक तरीके से इनका जो काल होता है वो सामान्यतः जन्म से लेके 5 या 6 वर्ष तक माना जाता है। और कहीं कहीं आप देखेंगे कि जन्म से लेके 2 वर्ष भी माना जाता है, लाइक हार्लाक मनोवैज्ञानिक। ठीक है, चलिए नोट करके यहाँ पे मैं मेंशन भी कर दिया हूं, आप कंफ्यूज ना हो कि शैशवावस्था की समयावधि जन्म लेके 2 वर्ष भी होती है। ठीक है, इतना इसके बारे में जानते रहना। अब अगले पॉइंट को समझ लीजिए। देखिए जो शैशवावस्था आपकी है ना, जो आपकी इन्फेंसी है, इस अवस्था को व्यक्ति के विकास की नींव कहा जाता है। लेकिन जैसे ही आप बाल्यावस्था पढ़ेंगे, जैसे ही आप बाल्यावस्था पढ़ेंगे तो उसे कहा जाता निर्माण, उसे कहा जाता निर्माण, और इसे कहा जाता नींव। क्वेश्चन आपके डायरेक्ट एग्जाम में आता है कि किस अवस्था को व्यक्ति की नींव कहा जाता है, तो वो शैशवावस्था। और भैया निर्माण काल किसे कहा जाता, तो वो बाल्यावस्था। देखिए अब बालक जन्म ले लिया तो अभी घर बनने जा रहा, तो घर का सबसे पहले उसकी नींव तैयार करते हैं ना, उसमें ईंट कंकड़ पत्थर डाल के उसकी नींव तैयार करते हैं, उसके बाद ना उसके ऊपर मकान तैयार होता है। उसी प्रकार सबसे पहले व्यक्ति की नींव तैयार होगी, तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेज कौन है, तो शैशवावस्था। शैशवावस्था में नींव तैयार होती है और बाल्यावस्था में उसका निर्माण होता है, जो भी नींव बनी रहती है। इतना समझ के आइए अब कुछ प्यारे प्यारे मनोवैज्ञानिक की डिफिनेशन लेते हैं। आपके एग्जाम में डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन भी आता है। देखिए ध्यान समझना, महान मनोवैज्ञानिक न्यूमैन क्या कहते हैं, 5 वर्ष तक की अवधि, 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर तथा मस्तिष्क के लिए बहुत बड़ी ग्रहणशील होती है। यानी एक बालक 5 वर्ष तक, देखो शैशवावस्था को सामान्यतः 5 वर्ष ही सभी मनोवैज्ञानिक ने माना है। तो भैया कहते कि 5 वर्ष तक बालक का शरीर और मस्तिष्क बहुत कुछ सीखने के लिए तैयार रहता है, एक तरीके से अग्रसर रहता है। ये कौन कहते हैं, आपके न्यूमैन साहब शैशवावस्था के बारे में। इस डिफिनेशन को अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। उसके बाद मनोवैज्ञानिक फ्रायड, महान फ्रायड, फ्रायड जी क्या कहते हैं, शैशवा को निर्माण काल मानते हैं। अभी आप देखिए कि अभी आप बताएं कि सर जी
अभी आप बोले हैं कि ये न्यू होती है, अभी फिर कह रहे हैं ये निर्माण काल होता है, ऐसे समझिए, देखो ध्यान समझना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। इसको आप न्यू भी कह सकते हैं। कैसे कहेंगे न्यू, समझिए मेरी बात को। जब आप किसी न्यू की तैयार कर रहे हैं, उसका भी तो निर्माण हो ही रहा है ना। अगर मान लीजिए यहां पे मकान बन रहा है, इसमें कंकड़ पत्थर डाले, ये इसकी भी तो डिजाइन हो ही रही है, इसका भी तो निर्माण हो ही रहा है। तो शैशवावस्था मानव का निर्माण काल भी होता है और इसकी नींव भी होती है। जब किसी की नींव तैयार होगी तो निर्माण होना स्वाभाविक सी बात है। तो यही कहते हैं आपके महान फ्रायड साहब कि शैशवावस्था को निर्माण काल मानते हैं। मनुष्य को जो कुछ भी बनना रहता है वो 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। अगर सहमत हो तो यस करिए। शुरू के वर्षों में अगर बालक को आप चिड़चिड़ा बना देंगे, बालक को उसका जो एक तरीके से उसे बहुत ज्यादा, कोई बालक अगर उसको दुलार प्यार नहीं मिला है तो बहुत ज्यादा वो अहिंसक हो जाएगा, वो बहुत ज्यादा हिंसक हो जाएगा। तो भैया बालक को जो कुछ भी बनना रहता है उसके व्यक्तित्व का जो डेवलपमेंट होता है वो शैशवावस्था से ही शुरू हो जाता है। ये कहते हैं आपके महान मनोवैज्ञानिक फ्रायड साहब। ये डिफिनेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। उसके बाद एडलर साहब क्या कहते हैं शैशवावस्था के बारे में कि बालक के जन्म के कुछ माह ही बाद निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका स्थान क्या है। यानी एक बालक जन्म ले लिया, आप भैया उसको कह देंगे कि कुछ ही वर्ष बाद उसका जीवन में स्थान क्या होगा, उसके स्वभाव, उसके व्यक्तित्व, उसके विकास को देख के ये डिफाइन किया जा सकता है। और ये कौन कहते हैं, आपके प्यारे एडलर साहब। और उनकी डिफिनेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि बालक के जन्म के कुछ ही माह बाद उसके जीवन में निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका स्थान क्या होगा। चलिए अगले अगले मनोवैज्ञानिक पे चलते हैं। देखिए इतने मनोवैज्ञानिक को सेलेक्ट करने के पीछे रीजन ये है, यहां से क्वेश्चन आ जाता है। अभी डायरेक्ट आपको पूछ देगा कि बालक के जन्म के कुछ माह बाद ही निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका स्थान क्या था, किस मनोवैज्ञानिक ने यह बात बोली थी। तो भैया तुरंत आप देखते हैं टिक करेंगे एडलर साहब। चलिए उसके बाद गुड एनफ साहब क्या कहते हैं शैशवावस्था के बारे में, व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। यानी मान लीजिए व्यक्ति का ये पूरा मानसिक है भैया, इसका आधा 3 वर्ष तक ही हो जाता है। उसके बाद का जो आधा ये पूरे जीवन में होता रहता है। तो कितना इंपॉर्टेंट है शैशवावस्था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये बात बताते हैं कि व्यक्ति का जितना भी विकास होना रहता है उसका आधा 3 वर्षों तक ही हो जाता है। ये बात बोलते हैं आपके गुडनफ साहब। उम्मीद करते हैं इसको अच्छे से समझेंगे। अब मेरी बात समझिए, यहाँ पे अभी हम लोग शैशवावस्था पढ़ रहे हैं और शैशवावस्था में विकास कैसे होता है इसकी बात कर लिए। चलिए सबसे ज्यादा डीप में मैं शैशवावस्था को ही बताता हूं ताकि यहां से क्वेश्चन भी हमेशा फंसते हैं। आइए अब शैशवावस्था की कुछ प्रमुख विशेषताएं समझ लेते हैं जल्दी जल्दी, और ये बस समझने वाली चीज है। सबसे पहले मेरी बात बहुत ध्यान समझना, और जब इसकी प्रमुख विशेषताएं आप यहां से समझ सकते हैं इनसे, गुड एनफ से, कि व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होना रहता है 3 वर्षों तक हो जाता है। यानी आपकी भैया शैशवावस्था की जो विशेषताएं हो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। सबसे फर्स्ट पॉइंट है सीखने में तीव्रता। जब आपको पता है 3 वर्षों में बालक भैया आधा से ज्यादा सीख लेता है, तो आप ये बताइए जब आधा से ज्यादा सीख लेता तो सीखने में तीव्रता होगी कि नहीं होगी? कहेंगे सर जी होगी। उसके बाद इसी सीखने की तीव्रता को लेके गेसले मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं कि बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से दुगुना सीख लेता है। जो बात आपके गुडनफ कहते हैं वही बात गेसले भी कहते हैं कि भैया जो बालक आपके किशोरावस्था बाल्यावस्था में सीखता है उसका दुगुना वो आपके शैशवावस्था में ही सीख लेता है। इसलिए भैया शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताएं हो गई, इसमें सीखने की तीव्रता रहती है। उसके बाद अगला पॉइंट है कल्पना। शैशवावस्था की सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये विशेषता है कल्पना। इमेजिन कैसे वो करता है, देखिए ध्यान समझना। अगर आप उसे कह देंगे कि बालक रात में आपकी जो परी आएंगी आपको दूध चना खिलाएंगी, वो सफेद सफेद साड़ी में छड़ी लेके आएंगी, आपको गिफ्ट देके जाएंगी, बालक इमेजिन करने लगता है। बालक एक तरीके से मेरे भाई कल्पनाओं में ही अपना जीवन व्यतीत करता है पूरे पूरे शैशवावस्था में। तो कल्पनाओं का बाहुल कौन सी अवस्था होती है? तो आप तुरंत टिक मारेंगे कि वो होती शैशवावस्था सर। उसके बाद दोहराने की प्रवृत्ति, जैसे कहते हैं ना कि आप कैसे लोग कहते हैं कि भैया बालक के मुंह मत लगिए, वो जो आप बोलेंगे उसका दोहरा देगा।
यानी इसीलिए वो लोग कहते हैं अगर आप उसे 2-3 बार बोल दिए कि बोलो बोलो बेटा पा पा पा, तो वो तुरंत बोलने लगेगा पा पा पा। यानी जो शब्द उसको दोहराने के लिए कहेंगे वो दोहराने लगता है। तो सहस्त्रावस्था की सबसे प्रमुख विशेषता है दोहराने की प्रवृत्ति। उसके बाद दूसरों पर निर्भरता। ये तो स्वाभाविक सी बात है, जो यहाँ पे बहने बेटी, यहाँ पे भाई दोस्त यार जुड़े, सबको पता है कि जब बालक जन्म लेता है वो बिल्कुल भी असहाय होता है, एक निर्बल प्राणी होता है, मम्मी की गोद में ही बड़ा होना सीख जाता है और धीरे धीरे अपने जीवन के व्यक्तित्व का विकास करता है। तो सबसे पहले इसकी प्रमुख विशेषता है कि बालक जब जन्म लेता है दूसरों पर निर्भर रहता है, अपने माता पिता, अपने परिवार, अपने पास पड़ोस के लोगों पर निर्भर रहता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी, दूसरों पर निर्भरता। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, जैसे ध्यान से समझिएगा, अनुकरण। मम्मी कभी भैया अगर कपड़ा धो रही हैं, एक छोटा सा बालक है तो मम्मी नहीं रहेंगी तभी वो क्या करेगा कि अपने जहां भी कपड़ा धुला जाता है बैठ के वो भी कपड़ा धुलने लगेगा। जो क्रियाएं मम्मी पापा करते हैं, एक तरीके से मम्मी अगर खाना बना रही है तो बालक वहां जाके खाना बनाने लगेगा, उनका जो कि आटा खराब करने लगेगा। तो अनुकरण द्वारा सीखते हैं वो। अगर आप बार बार उनके सामने पेन दिखाओगे तो वो भी पेन की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि शुरुआत में बालक जो होते हैं उनको थोड़ा बहुत रटाने पे भी जोर दिया जाना चाहिए। वैसे रटाना अच्छी बात नहीं है, लेकिन बालक अनुकरण द्वारा सीखते हैं। तो भैया ये बात आ गई कि बालक जो कुछ भी देखते हैं वो देख के उनको सीखते हैं। तो अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति भी शैशवावस्था की प्रमुख विशेषता है। उसके बाद मूल प्रवृत्तात्मक व्यवहार। बालक भैया शुरू शुरू में रोना जानता है, हंसना जानता है, और वही उनके मूल प्रवृत्तियों का वो व्यवहार करता है। कोई जोर से डांट दिया तो वो रोने ही लगेगा, अपने मूल प्रवृत्तियों का ही व्यवहार करेगा। संवेगों का प्रदर्शन, इसी से आप समझ सकते हैं कि संवेगों का प्रदर्शन, वो रोना, हंसना, बोलना, ये सब चीजों का थोड़े 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 करके स्टार्ट कर देता है शैशवावस्था में ही। तो संवेगों का प्रदर्शन भी शैशवावस्था में एक बालक प्रारंभ कर देता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्व प्रेम की भावना, ध्यान समझना, स्व प्रेम की भावना। अगर उसके मम्मी को कोई हाथ पकड़ के कह दिया कि मैं तुम्हारी मम्मी को लेके जा रहा हूं, बालक तुरंत जोर जोर से रोने लगेगा। यानी वो स्व प्रेम की भावना, जिससे प्रेम कर लेता है भैया उसके प्रति वो जुड़ाव महसूस करता है, अपने अंगों से प्रेम करता है, अपने माता पिता से प्रेम करता है, वो सेल्फ लव, स्वयं से प्यार करता है। अपनी उसकी कोई भी चीजें हैं दूसरों को नहीं देना चाहेगा, यानी वो उन चीजों से भैया स्वयं प्रेम करता है। स्वयं प्रेम की भावना, ये भी इसकी एक विशेषता है। और नैतिक भावना का अभाव, लैक ऑफ मोरल फीलिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। बालक को बिल्कुल पता ही नहीं है कि भैया किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, क्योंकि बालक अभी जन्म लिया है, अभी अभी धरती पे आया है, तो कैसे उसे नैतिक भावना उसमें हो सकता है। तो नैतिक भावना का अभाव होता है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद सामाजिक भावना का विकास। यहाँ पे देखिए नैतिक भावना का बेरे अभाव रहता है, लेकिन सामाजिक भावना का थोड़ा थोड़ा विकास होने लगता है। जैसे उत्तर शैशवावस्था में आप लोग जाते हैं लगभग 2 वर्ष के आसपास, तो धीरे 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 अपने आस पड़ोस, अपने परिवार के लोगों के पास भी आप जाना प्रारंभ कर देते हैं। ये चीजें अपने ऊपर तो आप नहीं समझ सकते, लेकिन एक छोटे से बालक को देखिए, जैसे जैसे वो थोड़ा सा बड़ा होने लगता है, दूसरों की गोद में जाके खेलना प्रारंभ कर देता है, लेकिन वो प्रारंभिक शैशवावस्था में सिर्फ अपने मम्मी पापा के पास रहना पसंद करता है। तो सामाजिक भावना का विकास भी हो जाता है। उसके बाद प्रत्यक्षात्मक अनुभव द्वारा सीखना, यानी बालक के सामने जो कुछ भी है उसी से वो सीख पाएगा। इसमें बालक जो होता है वो भैया आपका अमूर्त चिंतन नहीं करता, अमूर्त चिंतन बिल्कुल भी नहीं करता। जिसके उसके सामने जो भी वस्तुएं आई हैं उन्हीं को देख के वो सीखता है। तो यानी वो एकदम प्रत्यक्ष रूप से सीखने में उसकी एक तरीके से ये भी उसकी विशेषता है। दूसरे शिशुओं के प्रति रुचि, जब उत्तर शैशवावस्था में वो जाने लगता है तो उसके पास कोई एक दूसरा शिशु है, उसको देख के मेरे भाई उसके पास जाता है, उसके साथ थोड़ा 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 घुलना मिलना प्रारंभ कर देता है, तो दूसरे शिशुओं के प्रति रुचि दिखाने लगता है। और ये भी शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताएं होती हैं। देखिए दूसरे शिशुओं के प्रति रुचि तो दिखाता है, लेकिन वो अपने चीजों को उनके साथ शेयर नहीं करता। और यही बाल्यावस्था में जब बालक चला जाता है तो अपने वस्तुओं को दूसरे के साथ शेयर करने लगता है, यानी कि इसमें आप दूसरे शिशुओं के प्रति बालक रुचि दिखाने लगता है। उसके बाद काम प्रवृत्ति, इसको बड़ा डेप्थ में समझना तब चीजें समझ पाएंगे। देखिए काम प्रवृत्ति को, एक तो हो गया आपका शैशवावस्था, और एक हो गया आपका बाल्यावस्था, और एक होगा आपका किशोरावस्था। शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति एक तरीके से दिखाई देती है, किशोरावस्था में काम प्रवृत्ति दिखाई देती है, लेकिन बाल्यावस्था में
काम प्रवृत्ति बिल्कुल ही एक तरीके से नष्ट हो जाती है। नष्ट कहने का मतलब है एक तरीके से इसका दमन हो जाता है। बालक बस अपने खेल कूद में ही व्यस्त रहता है। लेकिन शैशवावस्था और किशोरावस्था में काम प्रवृत्ति दिखाई देती है। और ये बात कौन बोलते हैं? तो महान फ्रायड और महान मनोविश्लेषणवादी ये कहते हैं कि भैया शैशवावस्था का बालक है, उसके अंदर भी काम प्रवृत्ति, काम भावनाएं रहती हैं, लेकिन उनका स्वरूप थोड़ा सा बदला हुआ रहता है। जैसे काम प्रवृत्ति का रूप कैसे बदल जाता है, वो कहते हैं फ्रायड वगैरह कि इस अवस्था में शिशु अपने स्वयं से प्रेम करता है, अपने अंगों से प्रेम करता है, माता का स्तनपान करता है, अपने हाथ पैर के अंगूठे चूसता है। ये काम प्रवृत्ति के सूचक हैं। और ये कौन बताए? तो महान मनोवैज्ञानिक, महान दार्शनिक, महान शिक्षाविद फ्रायड साहब। ठीक है, तो शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति की भावना रहती है। अगर ऑप्शन में आए तो इसे भी टिक करिएगा। चलिए, अब बात आती है शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप। अभी आप पढ़े शैशवावस्था में विकास, उसके बाद पढ़े शैशवावस्था की जो कि आपकी विशेषता, अब पढ़ेंगे शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। वेलेंटाइन मनोवैज्ञानिक वे ये कहते हैं कि ये सीखने का सबसे आदर्श काल है, क्योंकि बालक इसमें बिल्कुल ब्लैंक पेपर होता है, खाली कागज होता है, उसे जो ही सिखाओगे वही सीखता जाएगा। तो ये भैया सीखने का बिल्कुल आदर्श काल होता है, बिल्कुल आइडियल पीरियड होता है ये लर्निंग के लिए। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। इसी के बारे में वाटसन साहब क्या कहते हैं कि शैशवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की किसी और अवस्था की तुलना में बहुत अधिक होती है। एक तरीके से भैया ये बहुत ही आपके मानसिक विकास की जितनी भी शक्तियां होती सब इसमें एक्टिव रहती हैं आपके शैशवावस्था में। यही बात कहते हैं आपके प्यारे वाटसन साहब। सबसे पहले अब जो हम लोग चीजें समझने जा रहे हैं वो शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप, यानी एक बालक को शैशवावस्था में कैसे शिक्षा दी जानी चाहिए, इसकी बात कर रहे हैं। स्नेहपूर्ण व्यवहार, बालकों के साथ बिल्कुल आप एक तरीके से विनम्र तरीके से पेश आए, उनको बिल्कुल प्यार करें, बिल्कुल स्नेहपूर्ण उनके साथ व्यवहार करें, उनको डांटे फटकारे बिल्कुल भी ना। जिज्ञासा की संतुष्टि, अगर बालक रेलवे स्टेशन पे जा रहा है तो तुरंत पंखा को देख के बोलेगा कि पापा ये क्या है, मम्मी ये क्या है। तो ऐसा नहीं कि तुरंत उसे डांट दोगे कि चुप रहो कुछ मत बोलो, उसको बताओ बेटे ये पंखे है, ये चलता है तो हवा आती है। और यहीं पे बालक सिर्फ ये पूछता है शैशवावस्था में कि कोई वस्तु के लेके सिर्फ क्या का क्वेश्चन करता है। लेकिन जैसे ये बाल्यावस्था में जाता है वो क्यों क्वेश्चन करने लगता है। अभी तो सिर्फ पूछेगा ये पंखा क्या है, लेकिन बाद में वो जाके पूछने लगेगा पंखा क्या है और कैसे चल रहा है, दोनों क्वेश्चन करने लगेगा। तो भैया जिज्ञासा की संतुष्टि भी की जानी चाहिए, ये भी शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए। वास्तविकता का ज्ञान, देखिए काल्पनिक आप कहानियां तो सुनाइए, लेकिन धीरे धीरे वो उसके एक तरीके से वास्तविक ज्ञान के भी परिचय कराइए, समाज की वास्तविकता से भी बालक को परिचय कराइए, यह भी शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए। उसके बाद व्यक्तिगत स्वच्छता की शिक्षा, बालक जो है उसको अपने प्रति स्वच्छता कैसे रखी जाती है, अपने आसपास स्वच्छ स्वभाव कैसे, स्वच्छ वातावरण कैसे रखा जाता है, इन सब चीजों के बारे में उसे शिक्षा दो। मूल प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन, बालक जिस चीज में रुचि ले रहा है भैया उसको प्रोत्साहित करिए, तब वो जाके उन चीजों में आगे बढ़ सकता है। अगर बालक खेल की तरफ जा रहा है तो भैया उसको खेल में ही आगे बढ़ाइए, ये कहती है आपकी मूल प्रवृत्तियों का प्रोत्साहन। उसके बाद पालन पोषण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। आप पता कि भैया जो आप कहते हैं कि शैशवावस्था क्या होता है, एक तरीके से ये आपका नींव होती है विकास की। तो इसमें आप बालक को एकदम पालन पोषण बिल्कुल अच्छे से करिए ताकि बालक का सर्वांगीण विकास हो पाए। आत्मनिर्भरता का विकास, बालक जन्म लेता है बिल्कुल वो दूसरों पे निर्भर रहता है, धीरे धीरे उसमें आत्मनिर्भरता की विकास की भी उसको उस प्रकार की भी शिक्षा दी जाए। सामाजिक भावना का विकास, किससे कैसे बात करना, घर में कोई आ गया उसको नमस्ते करवाइए, टाटा कराइए, बाय कराइए। तो इस प्रकार के सामाजिक भावना का विकास कराना भी शैशवावस्था की शिक्षा का स्वरूप होता है। उसके बाद अगला पॉइंट है क्रिया तथा खेल द्वारा शिक्षा। बालक सबसे पहले देखते हैं ना कि इसी में जो मॉन्टेसरी हो गए, किंडरगार्टन विधि हो गई, वो सब कहते खेल द्वारा बालक को सिखाओ तो बालक ज्यादा सीख पाएगा। तो खेल द्वारा सिखाना भी शिक्षा का स्वरूप होता है शैशवावस्था में। मानसिक क्रियाओं के अवसर, बालक को थोड़ा बहुत गाना गवाने पे जोर दीजिए, बालक को कोई चित्र ऐसे बिखेर दीजिए, उन चित्रों को जोड़ने के लिए दीजिए। तो मानसिक क्रियाओं के अवसर भी बालक को दीजिए। व्यक्तिगत विभिन्नता पर ध्यान ये एक अध्यापक, एक माता पिता को देना चाहिए। आप सब पढ़े कि विकास के सिद्धांत में कि विकास का सिद्धांत कहता है कि दो बालक एक जैसे नहीं हो सकते, तो व्यक्तिगत भिन्नताओं पे भी ध्यान देना अनिवार्य होता है। संवेगात्मक सुरक्षा, बालक को बहुत ज्यादा डराओ मत, ये मत बोलो कि रात में सो जाओ भूत आ जाएगा, भूत आ जाएगा। बालक डर जाएगा, वो डर उसके जीवन भर बना रह जाएगा।
तो उसके संवेगात्मक सुरक्षा की भी एक तरीके से आपको भैया सेफ्टी रखना चाहिए, सुरक्षा रखना चाहिए, और ये आपके शिक्षा का स्वरूप होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग बाल्यावस्था पे। एक बार मैं थोड़ा सा रिवीजन कराता हूं, फिर चीजें थोड़ा सा बेहतर मैं आपको समझा पाऊं। देखिए, मैं भले टाइम ले लेता हूं, पर मैं हमेशा किसी भी चीज को एक बार जड़ से समझाने का प्रयास करता हूं। अभी हम लोग यहाँ पे समझेंगे, अभी हम लोग सहस्त्रावस्था को बिल्कुल कंप्लीट पढ़ चुके। सहस्त्रावस्था में विकास कैसे होता है, इसकी स्टेज क्या होती है, इसकी अवधि क्या होती है, इसमें कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, और इसमें शिक्षा का स्वरूप कौन कौन सा होता है, इन सब चीजों को पढ़ लिए। अब हम लोग चलेंगे बाल्यावस्था में, उसके बाद किशोरावस्था में। आइए सबसे पहले हम लोग बाल्यावस्था के विकास को थोड़ा समझते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइए बाल्यावस्था के विकास के बारे में चीजों को समझते हैं। ठीक है, चलिए बाल्यावस्था के विकास की बात करें तो ये सहस्त्रावस्था के बाद तुरंत ये अवस्था प्रारंभ हो जाती है। उसके बाद मनोवैज्ञानिक बाल्यावस्था को निर्माणकाली काल मानते हैं। यानी आप तो भैया सहस्त्रावस्था में बालक का नींव का तैयार तो हो गया, उसके बाद उस पे जो मकान, उस पर भवन बनेगा, बालक का जो विकास होगा वो निर्माण होगा। तो जितने भी मनोवैज्ञानिक हुए वो बाल्यावस्था को निर्माणकारी काल मानते हैं, एक तरीके से निर्माण मानते हैं, बालक का इसमें निर्माण होता है, सहस्त्रावस्था नींव होती है। देखिए, इसमें जो भी आपकी आदतें, इच्छाएं, रुचियां एक तरीके डेवलप हो जाती हैं, वे लगभग जीवन भर वही बनी रहती हैं, सरलता से उनमें रूपांतरित नहीं किया जा सकता। इसीलिए बाल्यावस्था में बालक को बहुत ही स्नेहपूर्वक से चीजों को सिखानी चाहिए। उसको बहुत ज्यादा एक तरीके से भैया चीजें, ऐसा नहीं कि उसके डांट फटकार की चीजें नहीं सिखानी चाहिए, क्योंकि एक बार अगर बालक किसी भी वस्तु के बारे में अगर नेगेटिव विचार बना लिया तो जीवन भर उसकी वो इच्छाएं बनी रह जाती हैं। ठीक है, इसीलिए देखते हैं कि जो भी बालक गलती वगैरह कर देते तो उसको बाल, जो कि एक तरीके से बाल जेल में डाला जाता ताकि उनका सुधार संभव हो पाए, क्योंकि बाद में उनका सुधार संभव नहीं हो पाता। तो इसमें जो भी रुचियां, जो भी इच्छाएं डेवलप होती है बाल्यावस्था में, वो जीवन भर बनी रहती हैं। और उम्मीद करते हैं इस पॉइंट को आप लोग समझेंगे। आइए बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं समझिए। प्रबल जिज्ञासा और वास्तविक जगत से संबंध। प्रमुख इसकी विशेषता है कि बालक अपने वास्तविक जगत से संबंध स्थापित करने लगता है। अभी किशोरावस्था में बालक सिर्फ कल्पनाएं बातें करता है, और इसमें वास्तविक जगत से संबंध स्थापित करता है। और इसकी जिज्ञासा यानी किसी भी चीज जानने के लिए इसके अंदर क्यूरियोसिटी जो होती है बिल्कुल हाई होती है। किसी भी चीज को जानने के लिए इसकी प्रबल जिज्ञासा होती है। और इसकी फर्स्ट ये जो कि विशेषता हो गई। आत्मनिर्भरता की भावना। बालक इसमें सिर्फ माता पिता से थोड़ा सा अलग होके खुद पे निर्भर होने की भावना डेवलप कर लेता है, चीजें खुद से कोई चीज करने की भावना डेवलप कर लेता है। तो ये आत्मनिर्भरता की भावना भी आपके बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता हो जाती है। उसके बाद रचनात्मक कार्यों में रुचि। रचनात्मक कार्यों में बालक रुचि लेने लगता है, कोई भी नई चीजों को बनाने में रुचि लेने लगता है, नए नए खिलौने बनाने में रुचि लेने लगता है, मिट्टी को जोड़ जोड़ के कई नई प्रकार की वस्तुएं बनाता है। तो रचनात्मक कार्यों में रुचि लेने लगता है। संवेगों पर नियंत्रण, कब रोना है, कब हंसना है, कब गाना है, इन सब पे थोड़ा थोड़ा नियंत्रण करने लगता है बालक। उसके बाद सामाजिक गुणों का विकास। घर में कोई आ गया, किसको नमस्ते करना, किसको प्रणाम करना, किसको क्या बोला, सामाजिक गुणों का विकास करना भी सीख लेता है। सामाजिक प्रवृत्ति की प्रबलता, सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता, यानी अपने जो भी उनके समूह, जो पीयर ग्रुप होते हैं, उनमें क्या करता है, उसको ज्यादा प्रायोरिटी देने लगता है। बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास। बालक घूमने फिरने, भ्रमण करने पर ज्यादा जोर देता है, बिना किसी उद्देश्य के घूमता ही रहता है। कोई उसका उद्देश्य नहीं होता घूमने फिरने का, लेकिन वो घूमता ही रहता है, क्योंकि भैया उसका ये स्वभाव है। बाल्यावस्था की ये विशेषता है कि बालक घूमने फिरने में रुचि लेते हैं और वो अपने समूह को ही ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। ये भी इसकी एक विशेषता है। काम प्रवृत्ति में परिवर्तन। अभी आप देखे थे कि सहस्त्रावस्था में जो काम प्रवृत्ति थी वो क्या था कि माता का स्तनपान, वो देखे थे अपने हाथ पैर के अंगूठों को चूसते रहना, इस प्रकार से आप देख रहे स्वयं के प्रेम। लेकिन इसमें काम प्रवृत्ति तो होती है, ऐसा नहीं कि पूरा दमन हो जाता, थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन वो जो काम प्रवृत्ति वो चेंज हो जाती है, उसका सेंस चेंज हो जाता है। जैसे लड़के लड़कों के साथ अपना दोस्ती बनाते हैं, लड़कियां लड़कियों के साथ खेलना पसंद करती हैं। इसी प्रकार जब आप किशोरावस्था में जाएंगे तो काम प्रवृत्ति एक बार फिर चेंज होती है, और इसमें लड़के जो होते हैं वो लड़कियों के प्रति और लड़कियां लड़कों के प्रति अट्रैक्टिव होते हैं, उनको अपना एक तरीके से एक साथी बनाना पसंद करते हैं। लेकिन इसमें जो लड़के होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ लड़कों के साथ, और लड़कियां सिर्फ और सिर्फ अपने सहेली, अपनी दोस्तों के साथ खेलना पसंद करती हैं। यानी लड़की लड़की के साथ अपना एक तरीके से उनसे खेलना, उनके साथ रहना पसंद करती हैं। यही काम प्रवृत्ति का एक तरीके से सूचक होता है, और यही आपके विश्लेषणवादी भी कहते हैं यही बात।
इसमें काम प्रवृत्ति के चेंज आता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भैया कि एक बालिका बालिका के साथ खेलना पसंद करती है किस अवस्था में, तो वो है आपका बाल्यावस्था। क्वेश्चन के लेवल को समझिए, ठीक है। चलिए आइए, बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप, शारीरिक विकास पर ध्यान। आप बाल्यावस्था में बालकों को शिक्षा दे रहे हैं तो उसके शारीरिक विकास, उसके जो फिजिकल डेवलपमेंट पे ज्यादा जोर दीजिए। आपके भाषा विकास पर ध्यान, यानी बालक का जो कि भैया एक शैशवावस्था से वो बाल्यावस्था में जा रहा है तो उसके लैंग्वेज डेवलपमेंट में भी आपको ध्यान देने की जरूरत है, ताकि बालक की जो भी त्रुटियां वगैरह रहेगी उनको समाधान कर पाए। उपयुक्त विषयों का चुनाव, बालक की इच्छा अनुसार विषयों का चुनाव करिए, यह भी शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए। रोचक विषय सामग्रियां, बालक जिसमें मेरे भाई इंटरेस्ट ले रहा है उस विषय को बालक को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाइए, बालक को उसको समझाइए, क्योंकि हर बालक एक जैसे नहीं होते। कुछ बालक मैथमेटिक्स, कुछ बालक होम साइंस, कुछ बालक जो आपके सोशल साइंस, कुछ बालक इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, इस तरह की विषय सामग्री में इंटरेस्ट लेते हैं। तो इस प्रकार से रोचक विषय सामग्रियां उनके सामने लेके आए ताकि बालक उनसे जुड़ाव महसूस कर पाए। बाल मनोवैज्ञानिक आधारित शिक्षा, बाल मनोवैज्ञानिक नाम आ गया तो समझ लीजिए भैया बाल केंद्रित की बात कर रहा है। उनकी जो कि रुचियों, उनकी इच्छाओं, उनकी जो भी एक तरीके से मेरे भाई डेवलपमेंट करा रहे हैं उनके इच्छा अनुसार उनको सिखाइए, तो ये बाल मनोवैज्ञानिक आधारित शिक्षा हो गई। उसके बाद खेल एवं क्रिया द्वारा शिक्षा, ये तो हर स्टेज में रहता है कि बालक को खेल और क्रिया द्वारा सिखाइए। जिज्ञासा की संतुष्टि, अभी आप देखें ऊपर मैं बताया कि बाल्यावस्था में जिज्ञासा प्रबल होती है, तो जो बालक पूछ रहे हैं उनकी जिज्ञासा की संतुष्टि करिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाती है कि उसके जिज्ञासा की संतुष्टि भी करना इंपॉर्टेंट है, ये शिक्षा का स्वरूप होता है। सामाजिक गुणों का विकास, आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो विषय वस्तु का ज्ञान तो दीजिए, लेकिन साथ में साथ विषय वस्तु के बारे में भी, उसके सामाजिक गुणों के बारे में भी, उस विषय वस्तु से कैसे वो समाज से खुद को संबंध स्थापित कर पाता है ये भी उसको बताइए। पर्यटन एवं स्काउटिंग की व्यवस्था, कहते हैं ना स्कूल से टूर वगैरह जाता है इसीलिए ताकि बालक नई नई जगहों पे जाएगा और नए नए प्रकार की चीजों से सीखेगा, लोगों से घुले मिलेगा, तो उसे पर्यटन भी कराइए, स्काउटिंग भी कराइए, ये भी इंपॉर्टेंट। नैतिक शिक्षा, मोरल एजुकेशन, ये तो हर स्टेज के लिए इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन बाल्यावस्था में थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट हो जाती है कि बालक को बताइए कि समाज में कैसे रहना है, लोगों से कैसे व्यवहार करना है, लोगों से कैसे बात करना है, स्वयं का कैसे विकास करना है। तो नैतिक विकास का शिक्षा का स्वरूप भी इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये आपका इंपॉर्टेंट है, और ये शैशवावस्था की मेरे भाई शिक्षा का, बाल्यावस्था की शिक्षा का स्वरूप है ये। मानसिक विकास पर बल, बालक की तरह तरह के तर्क वितर्क टाइप से क्वेश्चन कराइए, बालक को एक तरीके से अंताक्षरी खिलाइए, बालक को कुछ क्विज सॉल्व कराइए, मानसिक विकास पर बल दीजिए। इस प्रकार से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है शिक्षा का स्वरूप। उम्मीद करते दो स्टेज को समझ गए होंगे, एक आपका फर्स्ट है शैशवावस्था, सेकंड आपका है भैया कौन सा, तो कहेंगे सर जी सेकंड है हमारा बाल्यावस्था। दोनों को बिल्कुल अच्छे समझ गए तो यस करिए। एक बार आगे बढ़ते हैं, एक बार यस करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हम लोग किशोरावस्था को समझते हैं, बिल्कुल अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप लोग टिक कर ले जाएं, बहुत अच्छी बात है। आइए किशोरावस्था की बात करते हैं, तो इसको पता है ये संघर्ष और तूफानों की अवस्था है। सबसे ज्यादा अगर बालक मानसिक प्रताड़ना से गुजरता है तो वो है आपका किशोरावस्था। वो क्यों गुजरता है अभी ऐसे समझिए, ये आपका बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था का संधिकाल होता है। किशोरावस्था एडोलसेंस, ना तो बालक बालक रह जाता है, ना तो बालक बाल्यावस्था में रह जाता और ना ही बालक प्रौढ़ अवस्था में रह जाता है। बालक अपने आप को प्रौढ़ दिखाना चाहता है, लेकिन प्रौढ़ उसको मान्यता देते ही नहीं है कि तुम बड़े हो गए हो, और ना ही प्रौढ़ उसको कहते कि तुम बालक हो। तो बीच में ये बालक फंस के रह जाते हैं और इसीलिए ये बहुत ज्यादा चिड़चिड़े होते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सैल होते हैं, और इनमें क्या होता है, संघर्ष और तूफानों का ये समय होता है। कौन कहते हैं, स्टैनली हॉल, किलपैट्रिक, जॉन डीवी केसिस किलपैट्रिक साहब क्या कहते हैं, इस अवस्था को जीवन का सबसे जटिल काल माना है, क्योंकि बालक इसमें ना तो प्रौढ़ ना ही बालक रह जाता है। तो किलपैट्रिक की डिफिनेशन इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछ लेता है, जीवन का सबसे जटिल काल है ये। स्टैनली हॉल की डिफिनेशन तो आपके दिल में होनी चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। किशोरावस्था प्रबल दबाव और तूफान की संघर्ष काल होता है। बालक इसमें भैया जीवन का अपने सबसे ज्यादा संघर्ष किशोरावस्था में ही करता है। बिल्कुल माता पिता को अपना दुश्मन समझता है। अगर मम्मी कहेंगे सुबह 4 बजे उठो तो लगेगा अरे मम्मी तो हमको बिल्कुल बेकार बात बता रही हैं।
पापा कहेंगे सुबह भैया ऐसा करो कि सुबह चले जाओ खेत में काम करने, बिल्कुल भी नहीं जाएगा, कहेगा ये हमारे पापा सबसे बड़े हमारे दुश्मन हैं। ये कौन कहते हैं? किशोरावस्था के बालक। लेकिन यही बालक अपने पापा को हीरो मानते हैं बाल्यावस्था में, लेकिन यही बालक जब किशोर जाते हैं अपने किशोरावस्था में तो कहते हैं पापा जो हैं वो हमारे विकास में बाधक बन रहे हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल भी नहीं सही होती। बालक जो माता पिता और आपके अध्यापक अगर आपको पनिश कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं भैया वो आपके भलाई के लिए ही पनिश कर रहे हैं। तो ये चीजें होनी चाहिए। स्टैनली हॉल की डेफिनेशन, किशोरावस्था प्रबल दबाव और तूफान की संघर्ष काल है। आपके दिमाग में ये चीजें बैठ जानी चाहिए। अब किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं, रॉस ने इसके बारे में क्या कहा था कि ध्यान समझना, शैशवावस्था की पुनरावृत्ति होती है आपकी किशोरावस्था। इसमें एक बार फिर आपकी कल्पना जो होती है, कल्पनाएं जो होती हैं अपना प्रचंड रूप ले लेती हैं। काम प्रवृत्ति इसमें फिर से दिखाई देने लगती है। ठीक है, इस प्रकार से बालक जो कुछ भी सीखता है उसमें अस्थायित्व तो नहीं रह जाता, अस्थायित्व तो रहता है लेकिन उसका जो कि धीरे धीरे काम के प्रति चेंजेज आने लगता है। इसकी प्रमुख ये सब विशेषताएं। अभी कैसे? शारीरिक विकास, अभी बाल्यावस्था शैशवावस्था में शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है प्रथम के वर्षों में, बाल्यावस्था में धीरे गति से होता है, फिर शैशवावस्था में जो तीव्र गति से होना प्रारंभ हो जाता है। और यही लड़कों लड़कियों में बायोलॉजिकल चेंजेस भी होने लगते हैं। ठीक है, तो शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है किशोरावस्था में। मानसिक विकास, बालक तर्क वितर्क करने लगते हैं, समाज की मान्यताओं को मानने से इनकार कर देते हैं, बिल्कुल आध्यात्मिक बातों पे बिलीव करते ही नहीं हैं, हर चीजों में वो तर्क करने लगते हैं। तो मानसिक विकास भी इसमें भैया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका ये भी एक प्रकार की विशेषता है। घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता, बालक जो होते हैं इसमें अपने मित्रता को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। और उनके जो कि मित्र होते बिल्कुल घनिष्ठ होते, उनको ऐसा लगता है कि मित्र के बिना जीवन संभव है ही नहीं। जैसे ही हाई स्कूल इंटर पास करके निकल जाते हैं फिर लगता है कि मित्र के बिना भी जीवन संभव है। लेकिन हाई स्कूल इंटर में फोन करके पूछते हैं कि भाई स्कूल आ रहे हो, वो कहता नहीं, तो ये भी बहाना बना देते हम नहीं जाएंगे। तो मित्र को भैया और व्यक्तिगत मित्रता को बहुत ज्यादा ये अपनी विशेषता देते हैं, बहुत ज्यादा ये महत्व देते हैं। और यही कहते हैं वैलेंटाइन। अस्थायित्व और समायोजन का अभाव, बालक क्षण में भैया कोई गीतकार बन जाएगा, क्षण में कोई इंजीनियर बन जाएगा, क्षण में डॉक्टर बन जाएगा, क्षण में भैया कोई एक कथा प्रवचन बन जाएगा। इसी प्रकार से उसमें किसी भी कार्य को लेके अस्थायित्व तो रह ही नहीं जाता, समायोजन कर ही नहीं पाता। इसीलिए तो संघर्ष और तूफान का काल है ये। किसी एक कार्य को कुछ समय तक करने के बाद उसकी रुचि मर जाती है, वो उसको नया कार्य चाहने लगता है, इसमें अस्थायित्व और समायोजन का अभाव रहता है। आइए, व्यवहार में विभिन्नता, बालक के भैया व्यवहार में एक तरीके से डिफरेंस देखने को मिलता है। अगर आप उससे सही व्यवहार करेंगे तभी वो आपको सही व्यवहार करेगा। अगर उससे थोड़ा सा आप पटपटा बोले अड़बी तड़बी तो वो भी तुरंत वैसे ही बात करने लगेगा। व्यवहार में बालक के विभिन्नताएं दिखाई देने लगती हैं, काम भावना का विकास हो जाता एक बार फिर। जो यहाँ पे पीयर ग्रुप बनाते थे लड़की लड़कों के साथ, लड़की लड़कियों के साथ बाल्यावस्था में, यहाँ पे वो चेंज हो जाता है। मनोविश्लेषणवाद कहते हैं, फ्रायड वगैरह, कि भैया जो लड़के होते हैं वो लड़कियों के साथ रहना पसंद करते हैं, उनको अपना दोस्त अपना मित्र बनाना प्रारंभ कर देते हैं, और लड़की लड़कों के साथ अपना दोस्ती मित्रता बनाना प्रारंभ कर देते हैं। यही बाल्यावस्था में सिर्फ लड़की लड़कियों के साथ खेलना पसंद करती हैं। तो काम भावना का भी एक बार फिर से विकास हो जाता है। ठीक है, उसके बाद मानसिक स्वतंत्रता और विद्रोह की भावना, बिल्कुल सही बात है। अगर आप उनसे कहेंगे कि ये चैप्टर पढ़ के आना, बिल्कुल भी नहीं पढ़ के आएंगे। कोई भी कार्य उनके दोगे तो उसका तुरंत विद्रोह करेंगे बिना अच्छाई बुराई जाने। और उनको मानसिक स्वतंत्रता चाहती है, वो कहते हैं कि भैया हमें स्वतंत्र छोड़ दो, लेकिन अगर उन्हें स्वतंत्र छोड़ दे तो बिल्कुल बिगड़ जाएंगे। तो इसमें विद्रोह की भावना भी होती है, इसकी एक विशेषता होती है, एग्जाम में पूछता भी है। एक बालक अगर भैया विद्रोह कर रहा है तो उसकी कौन सी अवस्था है? तो वो किशोरावस्था है। कल्पना का बाहुल्य, इसमें देखिए अभी बात सुनना, शैशवावस्था में जब बालक कल्पना करता है वो सिर्फ कहानियों के प्रति, लेकिन इसकी कल्पना तर्क वितर्क पर आधारित होती है। ये ऊपर आसमान में देखता है और सोचता कि इतने तारे हैं, कि कितनी दूरी पे है, मुझे वहां जाना हो तो मैं कैसे जाऊंगा, मैं चांद को कैसे तोड़ के लाऊंगा। यानी ये कल्पना तर्क वितर्क करने लगता है।
तो इस प्रकार के अपने जीवन के प्रति सोचने लगता है, कल्पनाएं इसमें बहुल होता है, एक चारपाई पे सोच के खूब अच्छी अच्छी बातें सोच के मुस्कुरा रहा होता है। ये शैशव किशोरावस्था की सबसे जो कि प्रचंड अवस्था होती है भैया, ये प्रचंड विशेषता होती है। और ये कौन सी होती है? कल्पना का बाहुल्य। हम सब इस अवस्था से गुजर चुके हैं, कोई भी इस अवस्था में नहीं रह गया आप, ठीक है। उसके बाद समूह को महत्व, बालक उनका जो भी पीयर ग्रुप होता है, जो उनका समूह होता है, जो उनका ग्रुप होता है, उसको बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। अगर ग्रुप का एक कोई बालक पीले रंग का कपड़ा पहन के आ गया तो घर में सब लड़ाई करने लगेंगे कि हमको भी पीला रंग का सूट सलवार चाहिए। अगर कोई एक बालक क्लास में बढ़िया सा पैंट शर्ट पहन के आ गया तो सब क्लास अपने घर जाके लड़ाई करने लगेंगे दोस्तों के साथ, मम्मी पापा के साथ, कि मेरा दोस्त जो है वो भैया जीन्स पहन के आया, हमें भी जीन्स चाहिए। ड्रीम बॉक्स अगर अच्छा सा ले लिया, ड्रीम बॉक्स कुछ लोग नहीं समझेंगे, लेकिन ये कुछ बच्चे गाजीपुर, आजमगढ़ और जौनपुर बलिया वाले समझ जाएंगे। ड्रीम बॉक्स वो होता है भैया, देख लीजिए, इसमें हम लोग पेन वगैरह रखते हैं और यहाँ पे जो आपका होता है ना गोला प्रकार वगैरह, उसको ड्रीम बॉक्स बोलते हैं। तो अगर कोई एक बालक अच्छा सा ड्रीम बॉक्स लेके आ गया कि ऊपरों पेन रख सकते हैं, उसके नीचों पेन रख सकते हैं, तो और बालक जो उनके समूह के बालक होंगे घर पे जाते हैं मम्मी से लड़ाई करेंगे कि कल हम स्कूल तब जाएंगे जब हमको ड्रीम बॉक्स देंगी आप, जब हमको पेन की बॉक्स देंगी आप। तो इस समूह को महत्व देते हैं। समूह का जो भी कार्य व्यक्ति करता है, स्टूडेंट करते हैं, ये जाके वो भी कार्य करने की एक तरीके से इच्छा व्यक्त करते हैं। तो समूह को महत्व बहुत ज्यादा देते हैं। व्यवसाय चुनाव की चिंता, देखते हैं ना, इसी उम्र में बालक सबसे ज्यादा बिगड़ जाते हैं, सबसे ज्यादा दिशाहीन हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मैं कुछ करूं। वो अपने पढ़ाई पे कम ध्यान देते, सोचते कि मैं क्या करूं कि मैं भी कमाने लगूं। तो व्यवसाय चुनाव की उनको चिंता लगी रहती है, और जो कि अच्छी बात है, ऐसा नहीं कि बुरी बात है, लेकिन हद से ज्यादा चिंता करने लगे तब वो भैया गलत साबित हो जाता है। तो इस प्रकार से भैया व्यवसाय चुनाव की चिंता भी इसकी एक विशेषता है। उसके बाद बात करेंगे शैशव किशोरावस्था की जो शिक्षा, शारीरिक विकास के लिए शिक्षा दी जाए, उसके बॉडी को कैसे और ज्यादा डेवलप की जाए, उसके खेल कूद कराया जाए, मानसिक विकास, अंताप छड़ी तर्क वितर्क कराया जाए, उसके लिए उन्हें शिक्षा दी जाए। संवेगात्मक विकास के लिए शिक्षा, कब किसके साथ कैसे बोलना, कब रोना, कब हंसना, कब गाना है, उनके संवेगों पर कंट्रोल होना चाहिए, इस प्रकार के लिए शिक्षा दी जाए। सामाजिक विकास के लिए शिक्षा, घर में कोई परिवार के लोग आ रहे हैं, उनके साथ आप कैसे घुल मिल रहे हैं, उनसे कैसे बातचीत कर रहे हैं, तो समाज के कैसे व्यक्ति के प्रति अपना स्वभाव रख रहे हैं, इसके प्रति भी आपको शिक्षा दी जानी इंपॉर्टेंट हो जाती है किशोरावस्था में। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार शिक्षा, कोई व्यक्ति खेल पसंद करता है, कोई व्यक्ति पढ़ना पसंद करता है, कोई व्यक्ति जो कि गृह विज्ञान पढ़ना पसंद करता है, तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार उनको शिक्षा दी जाए, ये भी भैया शिक्षा का स्वरूप होता है किशोरावस्था में। यौन शिक्षा की व्यवस्था, ध्यान से समझना, इसको मैं समझा देता हूं। यौन शिक्षा की व्यवस्था क्यों, जितने भी आप देखते हैं समाज में दुर्व्यवहार होता है, इसीलिए होता है ताकि जैसे ही क्लास में यौन शिक्षा की बात आती है, अध्यापक लोग टॉपिक को गैप करके आगे बढ़ जाते हैं और उनको ये नहीं बताते कि जो भी लड़कियां होती हैं, जो भी बच्चियां होती हैं, जो भी महिलाएं होती, जो भी पुरुष होते हैं, बालक होते हैं, सब एक जैसे ही होते हैं। उनके जो भी भैया यौन अंग हैं वो एक हमारे बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं। जीवन को सुचारू रूप से मानव को चलाने के लिए वो प्रक्रियाएं इंपॉर्टेंट हैं। तो इन सब के बारे में बालक को बताइए, बालक को किशोरावस्था में समझाइए। अगर वो लड़कियों को देखते ही समझते हैं, उनको एक इस तरीके से दूसरे भाव से देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ देखने का रीजन है, मुझे भी ये चीजें लगती हैं कि जब आप बालक को पढ़ाते हैं तो उन सब चीजों को उनको पढ़ाते नहीं हैं, लड़कियों को बताते नहीं हैं कि भैया आप जो लड़के को देख रहे हो, लड़कियों को बताया जाए, लड़कों को बताया जाए, जो लड़के आप क्लास में देख रहे हो ये भी आपके घर में जो आपके पिता, जो आपके भाई हैं, उनके जैसे ही है ये। और जो लड़कियां आप देख रहे हो क्लास में, ये आपके मम्मी, आपके बहन, आपके सिस्टर जैसी ही हैं। इनमें कोई भेदभाव ना करिए किया जाए। और रही बात यौन शिक्षा की, यौन अंग की बात रही, तो वो तो हमारा एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है बेटे। वो जीवन को, मानव जीवन को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए, अपने जीवन को बनाने के लिए यौन शिक्षा जरूरी भी है। तो इस प्रकार से ये अध्यापक का गुण होना चाहिए कि भैया किशोरावस्था में यौन शिक्षा के बारे में भी बालकों को बताया जाए, ताकि वो लड़के लड़कियों, लड़की लड़कों में
कोई भी छात्र या छात्राएं भेद ना कर पाए, क्लास में वो दूसरों के साथ संबंध स्थापित कर पाए, एक सब जैसे लड़के अपना समूह बना लेते, इसी प्रकार से लड़के लड़कियां सब मिलकर क्लास में पढ़े। और ये तभी संभव है जब क्लास में आप यौन शिक्षा के बारे में बताइए, उनको बताइए कि लड़की कोई पुर्जा कोई मशीन नहीं है, वो भी एक गर्ल्स है, एक महिलाएं जो आपके अंदर सांस ले तो ब्रीथ करते हो वो भी वो करती हैं। क्योंकि किशोरावस्था सबसे प्रचंड और सबसे भयानक अवस्था होती है, इसमें अगर बालक को नहीं समझाएंगे तो वो बालक तुरंत बिगड़ जाएगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यौन शिक्षा की व्यवस्था करना भी इंपॉर्टेंट है। और आजकल के समय में अध्यापक इसे पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन जो थोड़ा सा ओल्ड एज के स्टूडेंट अध्यापक है वो क्या करते हैं, इस टॉपिक को आते ही इसको गैप कर जाते हैं। तो आपके भैया किशोरावस्था में इसकी भी व्यवस्था की जानी चाहिए। कहोगे सर जी आप किसी भी चीज को बहुत ज्यादा डीप में बता देते हैं। देखिए बात रीजन ये है, आप जब क्वेश्चन टिक करेंगे ना तो जितने भी व्यवहारिक एग्जाम्पल दिए यही सब आपके अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। तो यही मेरा पर्पज है, यही समझ के मैं पढ़ाता हूं। और धार्मिक और नैतिक विकास के लिए शिक्षा, कहते हैं ना धर्म जो होता है, किसी पर कोई भी धर्म हमें समाज में जीना सिखाता है। गांधी जी कहते हैं धर्म के बिना मानव का जीवन पशुत्व के बराबर है। तो बालक को भैया धार्मिक चीजें बताइए कि देश के प्रति आपको प्यार करना चाहिए, सभी नागरिक का सम्मान करिए। तो धार्मिक और नैतिक विकास के लिए भी शिक्षा देना इंपॉर्टेंट है। सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, बालक को सिंपैथी दीजिए, कोई गलती कर दिया तो उसे बल भर पीटिए काटिए मत। अगर पल भर उसे मार दिए पीट दिए तो दोबारा क्लास वो छोड़ देगा। और बहुत बार आप देखते हैं कि एक बार अध्यापक मार देता है और स्टूडेंट दोबारा स्कूल जाते भी नहीं है, इसी कारणवश क्योंकि आप उनको पीट दिए हैं। उनको सहानुभूत रूप से समझाइए, आप क्लास में गलती कर रहे हैं, अध्यापक गुस्सा हो गया लेकिन उसको उनपे हाथ मत छोड़िए, उनको मारिए पीटिए मत, उनको समझाइए, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार भी रखिए। उसके बाद अगला और लास्ट टॉपिक की बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है, किशोर के महत्व को मान्यता दीजिए। अगर भैया किशोर कह रहे हैं कि सर जी हम पूजा पाठ में विश्वास नहीं करते, तो ये तुरंत मना मत करिए कि अरे तुम तो गलत हो, तुमको करना चाहिए नहीं, उनके मान्यता को महत्व दीजिए पहले। ठीक है बच्चे, आप पूजा पाठ में विश्वास नहीं करते कोई बात नहीं, चलिए आप पढ़ाई पे विश्वास करते हैं, आप विद्या माँ को मानते हैं, कहेंगे हाँ हम विद्या के सम्मान करते हैं, ठीक है आप इसका ही सम्मान करते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो प्रौढ़ होने लगेगा वो सब चीजों को मानने लगेगा, उनके जो कि उनके महत्व को मानता दीजिए। किशोरावस्था जो होता है वो संघर्ष और तूफान की अवस्था, इसको आप समझिए, उसी के अनुसार उनको पढ़ाई लिखाई करवाइए। उनका जो महत्व है, किशोरावस्था का जो इंपॉर्टेंस है उसको आप मान्यता दीजिए। घूमने पवित्र की अगर ये समूहों को अपने ज्यादा महत्व दे रहे हैं तो उसको भी आप स्वीकार करिए, उनके दोस्तों के साथ उनको घुलने मिलने दीजिए, उनके महत्व को भी इसमें उनके महत्व को मान्यता दीजिए। ये भी चीजें इंपॉर्टेंट हो गई। चलिए अब हम आपको सारी चीजें पढ़ा चुके हैं, आपके किशोरावस्था भी, आपके बाल्यावस्था भी, आपके शैशवावस्था भी, बिल्कुल तीनों पॉइंट को अच्छे समझाए हैं, इनकी कौन सी विशेषता, शिक्षा के स्वरूप और इनके विकास को। अब हम लोग एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से मैं आपको चीजें समझाऊंगा। सबसे फर्स्ट आपके सामने क्वेश्चन स्क्रीन पे है, खिलौने की आयु कहा जाता है, किस अवस्था को, किस एज को टॉय एज कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, शैशवावस्था या ये सभी? 110% बच्चे इसमें भैया गलती करते हैं। देखिए सबसे पहले बच्चे देखते हैं खिलौने की आयु, तुरंत मारते हैं भैया चलिए बात यह है सर कि हम इसे कहेंगे कि शैशवावस्था। बात बिल्कुल सही है, लेकिन खिलौने की जो आयु होती है वो आयोग और ऑथेंटिक जाएगा ए फॉर अमेरिका पूर्व बाल्यावस्था को, क्योंकि पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर शैशवावस्था बिल्कुल सेम ही होते हैं। यहां पे ये तोड़ के कह दिया, अगर यहां पे सिर्फ ये कहता, ये पूर्व हटा देता, उत्तर हटा देता, सिर्फ ये कहता कि खिलौने की आयु किस कौन सी होती है, ऑप्शन में है सिर्फ और सिर्फ है बाल्यावस्था किशोरावस्था, तब बाल्यावस्था शैशवावस्था, तब आप शैशवावस्था को लगाते। लेकिन कह रहा खिलौने की आयु, तो भैया आप पूर्व बाल्यावस्था को यहां पे टिक करेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आइए, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण की सीखने की अवस्था, उसके बाद प्रश्न करने की अवस्था, उसके बाद खेलने की अवस्था। पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है।
जब बात पूर्व बाल्या कह दे तो यह समझना अपने दिमाग में कि उत्तर शैशवावस्था की बात कर रहा है। तो बताइए पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता कौन सी नहीं है? खेलने की अवस्था तो भैया है, प्रश्न करने की जिज्ञासा की भी, अनुकरण से सीखने की भी, समूह में रहने की ये जो अवस्था नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका सही हो जाएगा। ऊपर जितना पढ़े सबका निष्कर्ष सही है। बाल्यावस्था की अवस्था होती है, इसका तो आपको उत्तर तुरंत आना चाहिए कि बाल्यावस्था की अवस्था कितनी होती है। तो कहेंगे सर जी 12 वर्ष होनी चाहिए। बी फॉर बनाना सही उत्तर जाएगा। उसके बाद परिपक्वता का संबंध है किससे? विकास से, बुद्धि से, सृजनात्मकता से, रुचि से। परिपक्वता के कारण आपके अंदर सृजनात्मकता भी आती है, बुद्धि भी आती है, रुचि भी उत्पन्न होती है। लेकिन विकास इंपॉर्टेंट इसका हो जाता है कि विकास का संबंध परिपक्वता से होता है। इसको कहीं नोट पॉइंट करके लिख लीजिएगा कि भैया विकास का संबंध परिपक्वता से होता है, सर ने बताया है, नोट पॉइंट करके लिख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका सही हो जाएगा। उसके बाद विकास में वृद्धि से तात्पर्य है ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, या फिर आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि। यहाँ पे वृद्धि मत समझिए वृद्धि विकास वाला, यहाँ पे कह रहा है कि जो विकास में एक तरीके से जो डेवलपमेंट आ रहा है, विकास का जो एक तरीके से ग्रोथ हो रहा है, उसका तात्पर्य क्या है? तो यानी कि जब विकास का ग्रोथ हो रहा है तो आप कह सकते हैं कि बालक की आकार, सोच और समझ में वृद्धि हो रही है। तो डी फॉर डेनमार्क सही हो जाएगा। उसके बाद तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सी है? स्टैनली हॉल क्या कहते हैं? संघर्ष और तूफान। बी फॉर बनाना देखते उत्तर सही करिए। एडोलसेंस किशोरावस्था। आइए अगले प्रश्न पे चलिए। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, ये तो है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति, सर आपने ये भी बताया है। चिंतन की प्रक्रिया, स्टार लगाइए। उसके बाद अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, सर ये भी बताए हैं। तो भैया शैशवावस्था में बालक कल्पना तो करता है लेकिन चिंतन नहीं करता। कहेंगे सर जी जो कल्पना करता है वो चिंतन तो स्वाभाविक सी बात है। बेटे फर्स्ट सेमेस्टर में सॉरी बेटे बोलने के लिए, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर में आप ये पढ़े हैं, मैं आपको पढ़ाया भी हूं, कल्पना और चिंतन में अंतर होता है। चिंतन किसी समस्या के लिए किया जाता है और कल्पना जो होती है किसी सृजनात्मकता के लिए की जाती है। ये चीजें समझेंगे लेकिन जो डीप में पढ़े रहेंगे वही। तो बस इतना इसके बारे में समझिए कि शैशवावस्था की प्रमुख विशेषता क्या नहीं है। तो चिंतन की प्रक्रिया, बालक इसमें कल्पना करता है ना कि चिंतन करता है। तो भैया सी फॉर चेन्नई इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात आती है भैया अगले प्रश्न पे। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? कॉल सैनिक, अपने प्यारे जीन पियाजे को मैं जल्दी पढ़ाने वाला हूं, स्किनर और हॉर्लॉक। तो भैया आपके स्किनर साहब क्रिया प्रसूत वाले मैन, कबूतर चूहे वाले मैन, स्किनर वाले सी फॉर चेन्नई वाले बोले कि विकास सतत और धीमी प्रक्रिया है, ये निरंतर चलती 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 जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? किशोरावस्था, मध्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। तो बताइए कौन सा ये आपका तनाव और संघर्ष का तूफान है? तो तुरंत आपका ऑप्शन जाना चाहिए सर ए फॉर अमेरिका। ठीक है, चलिए अगले पे चलिए। अगला बहुत प्यारा सा प्रश्न है, थोड़ा सा पैडागॉजी से रिलेटेड है। एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। यह विकास की कौन सी अवस्था है? इसका कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करिए। इसका कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। इसका जवाब आपको अगले क्लास में हम आपको दे देंगे, वरना इसका उम्मीद करते हैं आप सभी इसका उत्तर दे पाएंगे। हमेशा भैया वो विरोध करता है, तो कौन सी अवस्था है? तो वो कहेंगे सर जी बी फॉर बनाना, किशोरावस्था है वो। अब उम्मीद करते इतना आप लोग समझ गए होंगे, इसमें बालक विरोध करता है, लेकिन जब बाल्यावस्था में अपने मम्मी पापा की बातों को अच्छे से मानता है, लेकिन किशोरावस्था में जाके विरोध करने लगता है। वो अपने आप को स्वयं सही साबित करना चाहता है। एक झूठ बोलेगा और झूठ को छुपाने के लिए 50 झूठ और बोलेगा। यही होता है आपका किशोरावस्था। चलिए इस अवस्था से हम सभी गुजर चुके हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक वाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक जरूर इस क्लास को शेयर करिए। जितने भी आपके कॉलेज ग्रुप वगैरह हैं इस क्लास को शेयर करिए। विकास की अवस्थाओं को बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने का प्रयास किए हैं। इसके बाद वाली क्लास में हम लोग आनुवंशिकता और वातावरण को पढ़ेंगे। उसके बाद
आपके जो 3 मनोवैज्ञानिक है सीटेट की क्लास में, आपके जीन पियाजे हो गए, कोहलबर्ग हो गए, वाइगोस्की हो गए, तो इन सब लोगों को इंपॉर्टेंट बिल्कुल सीटेट के सिलेबस को अप्रोच में रख के मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। बाद में अगर आपका जैसे यूपी टेट वगैरह आता है, उसकी सीडीपी थोड़ा-सा चेंज रहती है, मैं उसको भी बताऊँगा। और ये क्लास सीटेट के लिए पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए सफिशिएंट है, तो पूरी क्लास को अच्छे से देख लिया करिए। ठीक है? चलिए, अगर जो बच्चे बाद में भी क्लास को देख रहे हैं, तो आप कोई बात नहीं, बाद में क्लास रिकॉर्डेड रहती है यूट्यूब पर, उसको अच्छे से पढ़ लिया करिए। और यदि आप हमसे पर्सनली भी जुड़ना चाहते हैं, तो ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, हिमांशु यादव ऑफिशियल। इसको आप फॉलो कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, हमसे कोई प्रश्न कर सकते हैं, कोई डाउट पूछ सकते हैं। चलिए, अब आप द परफेक्ट स्टडी के टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलिए, उम्मीद करते हैं सारे पॉइंट को समझेंगे। एक बार मैं थोड़ा-सा रिवीजन कराना चाहूँगा। ठीक है? चलिए, आज के क्लास में हम लोग पढ़े विकास की अवस्थाओं को। अपना 100% झोंक देते हैं आपको बताने के लिए, समझाने के लिए। और इस क्लास को अच्छे से समझाने के लिए मेरे भाई, इसके पीछे बहुत मेहनत की जाती है, तब जाके ये सारी चीजें इतना ईज़ी लैंग्वेज में बताया जा सकता है। और थ्योरी और एमसीक्यू दोनों मैं कराता हूँ, ताकि आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए। और इसके बाद अगली क्लास में हम लोग हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट पढ़ेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वो भी रहेगी। और यदि आप सीटेट का नोट्स लेना चाहते हैं कंप्लीट, तो आप भैया इस नंबर पे संपर्क करके नोट्स ले सकते हैं। और आपको पता है सिर्फ नोट्स की फीस कितना है, 199 में बिल्कुल और सब्जेक्ट देने का प्रयास किया जाएगा। और साथ में साथ आपको एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में भी ऐड कर लिया जाएगा, जो वहां पे टेस्ट वगैरह भी कंडक्ट करवाए जाते हैं। ठीक है? चलिए, उम्मीद करते हैं हमारी बात को समझेंगे। नोट्स लेने के इस नंबर पे संपर्क कर लीजिएगा। चलिए, अपना ख्याल रखिए, जहां भी है सेफ और सुरक्षित रहिए, और अच्छे से पढ़ते रहिए। और इसका नोट्स खुद से भी बना रहे तो बहुत अच्छी बात है, वरना नोट्स तो मैं आपको दूंगा ही दूंगा। ठीक है? चलिए, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। सबको जय हिंद, जय भारत।